अब हम लोग जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे। मेटलर्जी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, तो नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एक पेन को स्लो कर दो, आवाज़ दो। 4 पर कर दो, 4। तो हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, इसको तो 11 में बताया जा चुका है, ठीक है। 9th 10th में भी बताया जा चुका है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसको बोलते हैं, है ना, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का लिखते हैं और उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब सेल में जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो वही देखना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या बोलेंगे, द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters the p subcell of their outermost energy cell are called P block elements, are called P block elements, ठीक है। ग्रुप 13 to 18 are called group 13 to 18 are called P block elements। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक जो होता है वो P ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, क्योंकि ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक में जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, ठीक है ना। तो जब किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पी सबसेल में एंटर करे तो उस तरह के एलिमेंट को हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। अब बोलेगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ना इम्पोर्टेंट ही क्यों है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सक्लूसिवली पी जो है मेटल या नॉन मेटल नहीं है, इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डाइवर्स इन नेचर है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, डाइवर्स इन नेचर है। इसमें मेटालिक प्रॉपर्टी भी है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी है और मेटलॉइड वाला भी प्रॉपर्टी है। मतलब कुछ एलिमेंट इसमें मेटल है, कुछ एलिमेंट इसमें नॉन मेटल है और कुछ एलिमेंट इसमें मेटलॉइड है। तीनों तरह का एलिमेंट इस पी ब्लॉक एलिमेंट में है, इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका डाइवर्स नेचर है ना। डाइवर्स नेचर होने के चलते पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ पी ब्लॉक lies in the fact that it includes all the three types of elements
मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ठीक है, तीनों चीज इसमें मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए ये डाइवर्स है ना। इसलिए इसका जो प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक एलिमेंट का वो बहुत ही डाइवर्स है। तो इसी डाइवर्सिफिकेशन के चलते इसका जो स्टडी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट का जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्स इन नेचर है, डाइवर्सिफिकेशन है ना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होगा कि जो हर तरह का प्रॉपर्टी है, मेटल वाला भी है, नॉन मेटल वाला भी है, मेटलॉइड वाला भी है। तो डाइवर्स तो इसी को बोलते हैं कि वैरायटी ऑफ नेचर्स इसमें अवेलेबल है। तो वैरायटी ऑफ नेचर्स अवेलेबल है तो हर नेचर को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये याद रखना है कि चूँकि इसमें मेटल नॉन मेटल है इसलिए डाइवर्सिफिकेशन है। तो मेन रीजन क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑफ इट्स एलिमेंट। ठीक है ना, डाइवर्सिफिकेशन हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट का, उसके केमिस्ट्री का मतलब प्रॉपर्टी। केमिस्ट्री मीन्स प्रॉपर्टी, यहाँ केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री मीन्स प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है एक एक करके पी ब्लॉक एलिमेंट के सारे ग्रुप को पढ़ेंगे। तो क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ, कौन कौन सा पढ़े क्या बता है कि ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट है। और इसमें से हम लोग दो ग्रुप जो है पढ़ चुके हैं, ग्रुप 13 एंड 14। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 क्लास 11 में स्टडी कर लिए हैं, इसलिए अब हम लोग 12 में क्लास 15 से ग्रुप 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जो भी पढ़ेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट में 5 एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है। ग्रुप 15 में कितना एलिमेंट्स है, 5 है। ठीक है, पहला क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, दूसरा क्या है, फास्फोरस। ठीक है, तीसरा क्या है, नाइट्रोजन का सिंबल N हुआ, फास्फोरस का सिंबल P हुआ। तीसरा हो गया आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक का सिंबल हो गया AS। उसके बाद चौथा हो गया एंटीमनी, इसका सिंबल हो गया SB। और पांचवा हो गया हमारा बिस्मथ। बिस्मथ, इसका सिंबल हो गया BI। तो ये 5 एलिमेंट्स जो है ग्रुप 15 में है। ये 5 एलिमेंट जो है ग्रुप 15 में है और इसी पांचों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ जो ग्रुप 15 का याद रखना है कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। तो इस ग्रुप 15 में देयर आर 5 एलिमेंट्स, पांचों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो नाइट्रोजन है ना, इसलिए इसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस ग्रुप इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। दिस ग्रुप इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। क्यों बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर जो है वो नाइट्रोजन है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन से ही मिलता जुलता सबका प्रॉपर्टीज है, इसलिए हम इसका नाम रख दिए हैं नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग जो है और भी नाम दिए हुए हैं, निकोनाइड्स है ना।
PNI निकोजीन्स, ठीक है। ये ग्रुप को हम लोग निकोजीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और कंपाउंड ऑफ दिस ग्रुप एंड कंपाउंड ऑफ दिस ग्रुप को हम लोग निकोनाइड बोलते हैं, ठीक है। निकोजीन्स है ना, ग्रुप 15, दिस ग्रुप 15, दिस मीनिंग लिख देते हैं, दिस का लिखेंगे ग्रुप 15, है ना, कंपाउंड ऑफ दिस ग्रुप नहीं, ठीक है, कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15, ठीक है, निकोनाइड्स कहलाता है। और इस एलिमेंट को निकोजीन्स बोलते हैं, है ना। आई बात समझ में। निकोनाइड्स और निकोजीन्स नाम इसलिए दिया गया कि इस ग्रुप 15 में जितना भी एलिमेंट्स है सब जब गैसियस के, खास करके जब इसका ऑक्साइड बनता है तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद सफोकेटिंग स्मेल देता है ना। इसलिए नाम दिया गया निकोजीन्स निकोनाइड्स, क्योंकि ये सफोकेटिंग इन नेचर है, ठीक है। इसका जो कंपाउंड, मेनली कंपाउंड जो बनता है ना, खास करके नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो कंपाउंड बनता है ना, वो बहुत ही सफोकेटिंग स्मेल देता है, इसीलिए इसका नाम निकोजीन्स एंड निकोनाइड्स दिया गया, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये सफोकेटिंग स्मेल देता है, ठीक है। ये जो नाम दिया गया है ना, क्यों नाम दिया गया, ड्यू टू सफोकेटिंग स्मेल, ठीक है। खास करके नाइट्रोजन फास्फोरस का जितना भी कंपाउंड है वो लगभग सफोकेटिंग स्मेल देता ही है, खास करके जो गैसियस स्टेट में है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, फास्फोरस ऑक्साइड है, ये दो टाइप, ये जो दोनों कंपाउंड है ये बहुत ही सफोकेटिंग स्मेल। सफोकेटिंग मतलब जब हम नाक में जाता है ना तो लगता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, ये सप्रेस होने लगता है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लगता है, इसी को बोलते हैं सफोकेटिंग। नाक के अंदर जो है बर्निंग सेंसेशन आएगा, लगेगा कि नाक जो है कट रहा है ना। इट विल अपीयर दैट समथिंग इज इंसर्टेड इन दिस नोज and it got getting some bruises inside the nostril. Inside the nostril you will find that some bruises are produced if you inhale it very high. It might cause death also. So that is why the name is given nicogens and niconides. Nicogens is the name of the element which belong to group 15 and niconides is the name of the compound which is found by this group 15 elements. So that is why we understood why we should call it as a nicogens and niconides, ठीक है। अब एक एक करके इसके पांचों एलिमेंट को हम पढ़ेंगे। तो इन जनरल हम लोग पढ़ लिए ग्रुप 15। अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि नाइट्रोजन जो है 78% बाय वॉल्यूम अवेलेबल है, 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, 78%, ठीक है। नाइट्रोजन जो है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितना भी गैसेस होगा उसमें से 78% नाइट्रोजन ही होगा। तो पहला जानकारी तो ये रखना है। उसके बाद दूसरी जानकारी ये रखना है, ये 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, 33rd मोस्ट एबंडेंट, 33rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट by weight,
अगर वेट के हिसाब से देखेंगे कि कौन कितना अवेलेबल है इस धरती पर, तो पता चलेगा कि 33वां रोल नंबर इसका आएगा, 33rd नंबर पर पावदान पर आएगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल फर्स्ट पोजीशन पर आएगा और ये 33rd पर आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद जो है जनरली जो है ना, नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में नहीं मिलता। अर्थ क्रस्ट में फ्री फॉर्म में नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में मिलता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन से जो नाइट्रेट्स बनता है ना वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो अर्थ क्रस्ट में कम मिलेगा, वाटर सॉल्युबल है तो ज़्यादातर वो पानी में ही मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर वह पानी में ही मिलेगा। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में कम मिलेगा। इस चीज़ को याद रखना है कि इसका जो कंपाउंड्स है नाइट्रोजन का वो ज़्यादातर पानी में ही मिलेगा, क्योंकि वो सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल है। सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में है, लेकिन इसका कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलेगा, पानी में मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। Since nitrates are very soluble in water, क्या है, बहुत ही soluble है वाटर में। ठीक है, very soluble in water, so nitrogen are not widespread or abundant in the Earth's crust। तो याद रखना है कि अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन का क्यों नहीं मिलता है। अर्थ क्रस्ट में इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। तो अर्थ क्रस्ट में कहाँ से मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा तब तो, ये तो पानी में घुल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का जो भी कंपाउंड होता है ज़्यादातर, इसलिए अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम ये समझ गए नाइट्रेट्स। नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, जिसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ जो है नोट डाउन करने की बात है, मेजर नाइट्रेट मिनरल्स आर, है ना। नाइट्रेट तो वाटर सॉल्युबल है, तो मेजर नाइट्रेट मिनरल कहाँ है, क्योंकि इसी से नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करना होगा, करेंगे। तो मेजर नाइट्रेट मिनरल्स जो है ये दो है, एक है सोडियम नाइट्रेट, इसका कॉमन नेम है सोडा नाइटर। ठीक है, इसको चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, क्योंकि वो चिली में मिलता है। NaNO3 कहाँ मिलता है, चिली में मिलता है, इसलिए हम इसको चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं। और दूसरा जो होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, इसका नाम है सिर्फ नाइटर, इसको बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर, क्योंकि ये इंडिया में मिलता है। ठीक है, KNO3 जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया इंडियन सॉल्ट पीटर। ठीक है, और NaNO3 जो है चिली में ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसका नाम हो गया चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ मिल सकता है। तो ये जो हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन भरा हुआ है, जैसे हम लोग प्रोटीन का यूज करते हैं तो
तो वो भरा हुआ है, अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, ये सब का जो है ये इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब का। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में भी नाइट्रोजन जो है सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद आप लोग नाइट्रोजन साइकिल पहले भी पढ़े होंगे, और केमिस्ट्री के हिसाब से बताते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल किसको बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, फिर इसका बायोलॉजिकल यूज होता है। तो एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर में जो नाइट्रोजन का एक्सचेंज होते रहता है, इसी को हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ये सब एक स्टेप बढ़ा दो। The continuous interchange of nitrogen between atmosphere and biosphere is called नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन अबाउट द नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन। अब हम लोग थोड़ा जो है फॉस्फोरस के बारे में पढ़ लेंगे। तो अब आगे हम लोग फॉस्फोरस को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हो गया फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, यह है 11th एलिमेंट्स। ये क्या, 11th एलिमेंट्स। ठीक है, 11th एलिमेंट्स है इन ऑर्डर ऑफ एबेंडेंस। अगर एबेंडेंस का बात किया जाए तो ये 11वें नंबर पर है। क्रिस्टल रॉक्स, और फास्फोरस ज़्यादातर रॉक्स में ही मिलता है, पत्थर में ही मिलता है। ठीक है, तो फास्फोरस का बहुत अवेलेबिलिटी है, हमारे बॉडी में भी है। दांत के लिए, हड्डी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर फास्फोरस की कमी हो गई तो दांत वीक हो जाएगा, फास्फोरस की कमी हो गई तो हड्डी वीक हो जाएगा। तो फास्फोरस हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। इट इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, इट इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसीलिए ये भी अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलता। वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड दस डज नॉट exist or occur in free state। ठीक है, in the nature। तो इस नेचर में जो है ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। क्लियर? ओके।
तो हम लोग जो है अब देखते हैं आगे। अब जो है इसका भी जान लेते हैं कि कॉमन मिनरल्स कौन कौन है। कॉमन मिनरल्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, कॉमन मिनरल जो फॉस्फोरस का है उसको बोलते हैं फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट, इसका फॉर्मूला हो गया Ca3PO4 2। ठीक है, दूसरा हो गया हम लोग फ्लोरा, FLUO, फ्लोरा एपेटाइट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया Ca5PA4 इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं Ca3PO4 CaF2। ठीक है, तीसरा एलिमेंट जो होता है फ्लोरा एपेटाइट। फ्लोरा एपेटाइट को क्या बोलते हैं हम लोग? Ca5PO4 3Cl और 3Ca3PO4 CaCl2। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, Ca5PO4 3OH और 3Ca3PO4 CaOH। ठीक है, ये सारे जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं एपेटाइट ग्रुप। तो ज़्यादातर जो है फॉस्फोरस का जो कंपाउंड है वो एपेटाइट ग्रुप में ही मिलता है। ये सारे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एपेटाइट। ठीक है, ये पूरे ग्रुप को हम एक साथ क्या बोलते हैं? एपेटाइट। ठीक है, अब है कि ये जो है, अब इसमें कहीं कहीं फॉस्फोरस में देखोगे ये एपेटाइट है जो लिखा हुआ है ही, कहीं कहीं हम लोगों को ऑर्थोफॉस्फेट भी मिलता है लिखा हुआ। कहीं कहीं हमको ऑर्थोफॉस्फेट मिलता है, कहीं कहीं फॉस्फेट मिलता है। तो ऑर्थोफॉस्फेट कब बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फेट तब बोलते हैं जब किसी जो फॉस्फोरस का कोई एक मॉलिक्यूल है और उसमें एक ही फॉस्फेट है, तब हम उसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फेट। और एक से ज़्यादा जैसे ही फॉस्फेट हो जाता है किसी मॉलिक्यूल में, तब हम इसको बोलते हैं सिर्फ फॉस्फेट। ठीक है, अब देखो ये सब फॉस्फेट है ना, फॉस्फोरा, ये सब तो कॉमन नेम हुआ। एपेटाइट ये कॉमन नेम, केमिकल नेम देंगे तो ये सबको फॉस्फेट बोलेंगे। इसमें कोई भी ऑर्थोफॉस्फेट नहीं है, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ एक से ज़्यादा है। तो अगर कभी कोई केमिकल दिखे उसके बॉटल पर ऑर्थोफॉस्फेट लिखा हुआ है, तो उसमें हमको समझ जाना है कि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है फॉस्फेट का। ठीक है, बाकी और किसी फॉर्मेट में होगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में है। तो हम लोग समझ गए कि ऑर्थोफॉस्फेट किसको बोलते हैं। ऑर्थोफॉस्फेट उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉस्फेट यूनिट होगा। एक से ज़्यादा फॉस्फेट यूनिट रहेगा तो उसको हम ऑर्थोफॉस्फेट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर देख लो सारा चीज़ है, इसमें एक से ज़्यादा फॉस्फेट यूनिट है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 है, 2 है। तो इसमें एक से ज़्यादा जो है फॉस्फेट यूनिट है। इसमें फॉस्फेट रेडिकल जो है, फॉस्फेट आयन जो है एक से ज़्यादा है एक कंपाउंड में। तो इसीलिए ये सब कोई भी ऑर्थोफॉस्फेट नहीं है, ये सब सिंपल फॉस्फेट कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट रहेगा, तब हम बोलेंगे ये ऑर्थोफॉस्फेट। ठीक है ना। तो याद रखना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल मिले उसमें सिर्फ एक ही फॉस्फेट
यूनिट है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोफॉस्फेट, और एक से ज़्यादा फॉस्फेट यूनिट है तब उसको हम बोलेंगे फॉस्फेट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये 2 चीज़ पढ़ लिए। ग्रुप 15 में और 3 एलिमेंट है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये सब नेचर में बहुत ही कम अवेलेबल है, तो बाद में स्पेशली पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी इस पे ज़्यादा ध्यान हम नहीं देंगे क्योंकि ये बहुत ही कम अवेलेबल है, इसलिए अवेलेबिलिटी, एवेंडेंसी के ऊपर हम इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। ये सब ट्रेस एलिमेंट में आता है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सब ट्रेस एलिमेंट में आएगा, मतलब बहुत ही कम हमको मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, स्पेशली इसका कंपाउंड जल्दी नहीं मिलता। इम्प्यूरिटीज़ के रूप में कुछ सल्फाइड मिनरल्स में ये मिल जाता है, इम्प्यूरिटीज़ के रूप में कुछ सल्फाइड मिनरल्स में ये तीनों मिल जाता है, ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स मिल जाता है, जिससे निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए एवेंडेंस के बारे में, इसके बारे में पढ़ना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, जब स्पेशली इस एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी जो है उसका पढ़ा जाएगा। ठीक है, so these are the important points which must be noted for the group 15 elements. So these are the just introductory. Okay, in detail we will be going in another day. तो ये बात नोट करने की बात है, इसलिए नोट कर लो तुम लोग भी। The element arsenic, antimony and bismuth are not very abundant and exist as traces. ट्रेसेस का मतलब कि बहुत मुश्किल से खोजने पर वो पता चलता है। इन अदर मिनरल लाइक सल्फाइड ओर, इन अदर मिनरल लाइक सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर में ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा ग्रुप 15 के कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़े। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, उसको हम लोग अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।